चलिए एक बहुत ही आम सी स्थिति की कल्पना करते हैं। जी। मतलब एक ऐसी चीज जो शायद हम सभी के साथ रोज ही होती है। हाँ, सुबह उठने वाली बात कर रहे हैं क्या? बिल्कुल। सुबह अलार्म बजता है, आंख पूरी तरह खुलती भी नहीं है और बिस्तर से उठने से पहले ही हमारे दिमाग में विचारों की एक पूरी बाढ़ सी आ जाती है। हाँ, और वो विचार कोई बहुत अच्छे नहीं होते। एकदम सही। मतलब हम सोचते हैं कि आज बहुत काम है, या फिर मुझे नहीं लगता मैं वो प्रेजेंटेशन ठीक से दे पाऊंगा। या फिर सबसे आम बात, मेरी तो किस्मत ही खराब है। हाँ, मेरी किस्मत खराब है, या मैं हमेशा लेट हो जाता हूँ। मतलब एक इंसान के दिमाग में हर दिन लगभग 60 से 70 हजार विचार आते हैं। ये बहुत बड़ा नंबर है ना? हम पूरा दिन अपने आप से एक खामोश बातचीत करते रहते हैं। लेकिन अगर हम ईमानदारी से इस बातचीत को सुने तो पाएंगे कि इसमें से ज्यादातर बातें बहुत ही नकारात्मक होती हैं। हम खुद के सबसे बड़े आलोचक बन जाते हैं असल में। बिल्कुल। क्या कभी किसी ने गहराई से सोचा है कि ये जो हम खुद से दिन भर बोलते हैं, इसका हमारी असल जिंदगी और हमारी सफलता पर कितना बड़ा असर होता है? यहीं से तो सब शुरू होता है। यही वो बिंदु है जहां से हमारी पूरी जिंदगी की दिशा तय होती है। हम अक्सर इस अंदरूनी बातचीत को बहुत हल्के में लेते हैं। हमें लगता है कि बस विचार ही तो हैं। हाँ, हमें लगता है कि ये विचार है, आए और चले गए। लेकिन अगर हम मनोविज्ञान और न्यूरो साइंस के नजरिए से देखें तो जो बातें हम रोजमर्रा की जिंदगी में बार बार दोहराते हैं वे हवा में गायब नहीं होती। वो कहीं ना कहीं स्टोर हो रही हैं। बिल्कुल। हमारा दिमाग एक बहुत ही जटिल कंप्यूटर की तरह है। जब हम बार बार खुद से कहते हैं कि मैं किसी काम का नहीं हूं या मुझसे नहीं होगा, तो हम असल में अपने दिमाग की प्रोग्रामिंग कर रहे होते हैं। तो मतलब हम खुद ही अपने हारने की तैयारी कर रहे हैं। एक तरह से हाँ। धीरे धीरे और बिना किसी शोर शराबे के वो अदृश्य विचार इंसान की हकीकत बनने लगते हैं। हमारा दिमाग लगातार उन शब्दों को सुन रहा होता है जो हम खुद से बोलते हैं, और फिर उसी दिशा में काम करने लगता है। एकदम सही। वो उसी दिशा में हमारे व्यवहार और हमारे एक्शंस को मोड़ देता है और हार को सच मान लेता है। ये बात वाकई हैरान करने वाली है कि हम अनजाने में ही खुद के खिलाफ एक दीवार खड़ी कर रहे हैं। और यही आज की हमारी इस गहन चर्चा का मुख्य मिशन है। एक बहुत ही जरूरी मिशन। हाँ। आज हम एक ऐसी तकनीक की गहराई में उतरने वाले हैं जो इस पूरी प्रक्रिया को पलट कर रख सकती है। हम बात कर रहे हैं एफर्मेशंस की, जो कि माइंड प्रोग्रामिंग का एक बहुत बड़ा टूल है। बिल्कुल। आज का हमारा ये पूरा विश्लेषण मशहूर मोटिवेशनल लेखिका लुईस हे की किताब आई कैन डू इट और द आर्किटेक्चर ऑफ एफर्मेशंस, प्रोग्रामिंग योर माइंड फॉर सक्सेस के नोट्स पर आधारित है। साथ ही हम आर के सक्सेस माइंडसेट द्वारा दी गई समरी को भी देखेंगे। ये स्रोत अपने आप में बहुत शक्तिशाली है। हमारा मकसद कोई सतही मोटिवेशन देना नहीं है। बिना किसी इन्फॉर्मेशन ओवरलोड के हम इस स्रोत से वो सबसे जरूरी सबक निकालेंगे जो किसी भी इंसान की सोचने की दिशा को पूरी तरह बदल सकते हैं। लुईस हे का काम इस विषय पर पूरी दुनिया में एक मील का पत्थर माना जाता है। उन्होंने सिर्फ सकारात्मक सोचने की हवा-हवाई बात नहीं की। उन्होंने पूरा विज्ञान समझाया है। हाँ, उन्होंने इस बात का एक पूरा ढांचा तैयार किया कि हमारा दिमाग शब्दों को किस तरह प्रोसेस करता है। ओके, लेट्स अनपैक दिस। चलिए इस चर्चा के पहले बड़े सबक की परतें खोलते हैं। किताब का जो सबसे पहला और बुनियादी सिद्धांत है वो ये है कि हमारे विचार ही हमारी जिंदगी बनाते हैं। थॉट्स क्रिएट रियलिटी। बिल्कुल। लेकिन एक सवाल जो अक्सर लोगों के मन में आता है वो ये है कि क्या महज सोचने भर से हकीकत बदल जाती है? ये सवाल बहुत आम है। मतलब मान लीजिए वो इंसान बहुत ही बुरे दौर से गुजर रहा है, उसकी नौकरी चली गई है या वो कर्ज में डूबा है। अगर वो दिन भर बैठकर ये सोचे कि मैं बहुत सफल हूं, तो क्या वो अचानक सफल हो जाएगा? हाँ, लोगों को ये थोड़ा अव्यावहारिक लगता है। तो ये काम कैसे करता है? ये बहुत ही वाजिब सवाल है और अक्सर लोग अफर्मेशंस को यहीं पर गलत समझ लेते हैं। ये कोई जादू की छड़ी नहीं है कि आपने कुछ सोचा और वो अचानक आसमान से टपक पड़ा। तो फिर अफर्मेशंस का असली मतलब क्या है? असल मतलब है अपने दिमाग को पॉजिटिव वाक्यों से प्रोग्राम करना। इसे समझने के लिए हमें अपने अवचेतन मन यानी सबकॉन्शियस माइंड की कार्यप्रणाली को समझना होगा, जो हमारे दिमाग का सबसे पावरफुल हिस्सा है। बिल्कुल। हमारा अवचेतन मन एक बहुत ही वफादार और आज्ञाकारी नौकर की तरह है। जब उसे बार बार एक ही निर्देश मिलता है तो वो उसे एक अंतिम सत्य मान लेता है। मतलब वो लॉजिक नहीं लगाता? नहीं, वो तर्क नहीं करता। हमारे दिमाग में एक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम या RAS होता है जो एक फिल्टर का काम करता है। ये फिल्टर करता क्या है? दुनिया में हर सेकंड करोड़ों जानकारियां हमारे आसपास मौजूद हैं, लेकिन हमारा दिमाग सिर्फ उसी चीज पर ध्यान देता है जिसे हम महत्वपूर्ण मानते हैं। मतलब हम जो खुद से बोलते हैं, हमारा दिमाग उसी चीज को हमारे आसपास ढूंढने लगता है। एकदम सही पकड़ा आपने।
अगर कोई व्यक्ति रोज ये सोचता है कि मैं फेल हो जाऊंगा, लोग मुझे पसंद नहीं करते, तो उसका अवचेतन मन उसी दिशा में काम करने लगता है। वो अवचेतन रूप से ऐसे ही फैसले लेने लगता है। हाँ, वो ऐसे ही फैसले लेगा, ऐसे ही लोगों से मिलेगा और ऐसे ही परिस्थितियों का निर्माण करेगा जो अंततः उसे फेल कर दें। वो अपनी ही कही हुई बात को सच साबित करने में पूरी ऊर्जा लगा देगा। तो इसे पलटे कैसे? जब कुछ विशिष्ट सकारात्मक वाक्यों का रोज उच्चारण किया जाता है, जैसे मैं सफल हो रहा हूँ, मैं मजबूत हूँ, मैं हर दिन बेहतर बन रहा हूँ। ये जैसे मैं खुद पर भरोसा करता हूँ। हाँ, मैं सफल होने के लायक हूँ, मेरी जिंदगी बेहतर हो रही है। जब हम ये बोलते हैं तो हम उस RAS फिल्टर को एक नया निर्देश दे रहे होते हैं। और फिर अवचेतन मन उन्हें सच मानने लगता है। बिल्कुल। तब हमारा दिमाग उन अवसरों, उन रास्तों और उस सकारात्मकता को ढूंढने लगता है जो पहले भी वहीं थे, लेकिन नकारात्मकता के फिल्टर की वजह से हमें दिखाई नहीं दे रहे थे। ये सच में कहा मोमेंट है। मतलब हमारे शब्द केवल एक ध्वनि नहीं है, वो असल में हमारे दिमाग के लिए एक दिशा निर्देश है, एक GPS कोऑर्डिनेट की तरह। बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। अवचेतन मन इस बात पर तर्क नहीं करता कि क्या सच है और क्या झूठ। वो बस उस बीज को बो देता है जो हम अपने विचारों के रूप में उसे देते हैं। और फिर वही बीज हमारी हकीकत का पेड़ बनता है। लेकिन अगर ऐसा है, अगर अपनी मनचाही मंजिल तक पहुंचना इतना ही सीधा है कि बस अपने अवचेतन मन को सही निर्देश देने हैं, तो फिर इतने सारे लोग इसमें फेल क्यों हो जाते हैं? आखिर लोग आगे क्यों नहीं बढ़ पाते? यही वो मोड़ है जहां स्रोत सामग्री और लुईस हे की किताब एक बहुत ही गहरे मनोवैज्ञानिक सच को उजागर करती है। वो कौन सी रुकावट है? उन्होंने पाया कि जो सबसे बड़ी रुकावट इंसान को आगे बढ़ने से रोकती है, वो है उसका अपना अतीत, पास्ट। लोग अपने अतीत को बहुत मजबूती से पकड़े रहते हैं। बिल्कुल, पुरानी गलतियां, पुराना दुख, किसी ने उनके साथ जो बुरा किया और वो असफलताएं जो बरसों पहले गुजर चुकी हैं, इंसान उन्हें अपने सीने से लगाकर रखता है। तो हम पुरानी बातों को भूल क्यों नहीं पाते हैं? अगर हम इसे बिगर पिक्चर में देखें, विकासवादी मनोविज्ञान के नजरिए से, तो हमारा दिमाग दर्द और बुरे अनुभवों को इसलिए याद रखता है ताकि भविष्य में हम उस खतरे से बच सकें। ये तो एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म हुआ। हाँ, लेकिन समस्या तब होती है जब वो पुरानी सुरक्षा प्रणाली हमारी आज की तरक्की में रुकावट बन जाती है। इंसान के पास मानसिक और भावनात्मक ऊर्जा बहुत सीमित है। अगर पुरानी बातों को पकड़ कर रखेंगे तो नई चीजों के लिए जगह कहाँ बचेगी? एकदम सही। अगर किसी ने अपने हाथों में पुराने दर्द और कड़वाहट को कसकर जकड़ रखा है, तो उसके हाथ नए अवसरों और नई खुशियों को पकड़ने के लिए आजाद ही नहीं है। तो इस पुरानी जकड़ को तोड़ने के लिए किताब क्या समाधान देती है? किताब में अतीत को छोड़ने के लिए बहुत ही विशिष्ट एफर्मेशंस दिए गए हैं। हाँ, मैं वो वाक्य साझा करना चाहूँगा। किताब कहती है कि हमें बोलना चाहिए, मैं अपने अतीत को माफ करता हूँ, मैं नई शुरुआत के लिए तैयार हूँ। ये बहुत ही शक्तिशाली शब्द हैं। लेकिन माफ करने वाली बात पर मुझे लगता है कि बहुत से लोग अटक जाते हैं। किसी ऐसे इंसान को माफ करना जिसने सच में बहुत बुरा किया हो, बहुत मुश्किल लगता है। और यहीं पर सबसे बड़ी गलतफहमी होती है। कैसी गलतफहमी? लुईस ये समझाती हैं कि माफ करने का मतलब ये नहीं है कि जो हुआ वो सही था या सामने वाले के काम को सही ठहराया जा रहा है। माफ करने का सीधा सा अर्थ है खुद को उस दर्द के मनोवैज्ञानिक बोझ से आजाद करना। मतलब माफी दूसरों के लिए नहीं, खुद के लिए। बिल्कुल। जब कोई कहता है कि मैं अपने अतीत को माफ करता हूं, तो वो असल में अपने अवचेतन मन के उस पुराने सॉफ्टवेयर को डिलीट कर रहा होता है जो उसे पीछे खींच रहा था। खुद को आजाद करना ही असल में खुद से प्यार करने का पहला कदम है। और यही इस किताब का सबसे पावरफुल मैसेज है। लेसन 4, सेल्फ लव, खुद से प्यार करने की ताकत। लेकिन अक्सर जब हम खुद से प्यार करने की बात सुनते हैं तो लोगों को लगता है कि ये थोड़ा स्वार्थी होने जैसी बात है। ये एक बहुत आम धारणा है, लेकिन सेल्फ लव का मतलब स्वार्थी होना या अहंकार से भर जाना नहीं है। तो इसका असल मतलब क्या है? इसका मतलब है खुद के प्रति वही करुणा और सम्मान रखना जो हम अपने किसी बहुत अजीज दोस्त के लिए रखते हैं। अगर कोई इंसान खुद को ही पसंद नहीं करता, तो दुनिया भी उसे वैसा ही ट्रीट करेगी। मतलब दुनिया का नजरिया हमारे खुद के नजरिए का ही रिफ्लेक्शन है? बिल्कुल। अगर कोई खुद को कमजोर या अयोग्य मानता है, तो वो अनजाने में दुनिया को ये बता रहा होता है कि मैं सम्मान के लायक नहीं हूं, तुम मेरे साथ बुरा व्यवहार कर सकते हो। तो इसे बदलने के लिए हमें क्या करना चाहिए? इसे बदलने के लिए सेल्फ लव एफर्मेशंस के इस्तेमाल पर बहुत जोर दिया गया है। जैसे कि मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं सम्मान के लायक हूँ, मैं खुश रहने के लायक हूँ।
हाँ, जब एक इंसान ये बातें पूरी भावना के साथ खुद से कहता है तो वो अपने अंदर की उस आवाज को शांत कर रहा होता है जो हमेशा उसकी कमियां निकालती थी। जब खुद की नजरों में इज्जत बढ़ती है तो बाहरी दुनिया भी उसी सम्मान के साथ पेश आती है। यही विज्ञान है इसका। लेकिन एक बात बताइए, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर आते हैं। लेसन 5, जब कोई इंसान असल में बहुत हताश है और वो ये वाक्य बोलता है कि मैं खुद से प्यार करता हूं, तो शुरुआत में उसे खुद पर ही हंसी आ सकती है। उसे लग सकता है कि वो खुद को बेवकूफ बना रहा है। हाँ, इस हिचकिचाहट को कैसे पार किया जाए? क्योंकि सिर्फ एक दिन अच्छा सोच लेने से तो जिंदगी नहीं बदल जाती। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये अफर्मेशंस केवल तभी काम करते हैं जब इनकी रोज प्रैक्टिस की जाए। तो अभ्यास का सही तरीका क्या है जो स्रोत में दिया गया है? वास्तविकता ये है कि हमारी पुरानी प्रोग्रामिंग इतनी गहरी होती है कि जब हम अचानक कोई सकारात्मक बात बोलते हैं तो हमारा लॉजिकल ब्रेन उसे तुरंत खारिज कर देता है। वो तर्क देने लगता है कि कल ही तो तुम फेल हुए थे। बिल्कुल। इस आंतरिक प्रतिरोध को तोड़ने के लिए किताब में एक बहुत ही विशिष्ट अभ्यास बताया गया है जिसे मिरर वर्क यानी आईने का अभ्यास कहते हैं। आईने का अभ्यास, ये कैसे किया जाता है? इसका विशिष्ट नियम है, सुबह उठते ही सबसे पहले 5 मिनट का समय निकालना और आईने में देखकर, सीधे अपनी आंखों में देखकर इन वाक्यों को बोलना। आईने में अपनी ही आंखों में देखना थोड़ा असहज लग रहा है। ऐसा इसलिए लगता है क्योंकि हम आम तौर पर आईने में खुद को सिर्फ अपनी कमियां निकालने के लिए देखते हैं। बाल ठीक नहीं है, मोटा लग रहा हूं। हम कभी खुद को प्यार से देखते ही नहीं। सही कहा। आईने में अपनी ही आंखों में गहराई से देखना और उस इंसान से प्यार और सम्मान के साथ बात करना मनोवैज्ञानिक रूप से एक बहुत ही संवेदनशील स्थिति पैदा करता है। और वही असहजता असल में उस पुरानी दीवार के टूटने का संकेत है। बिल्कुल। जब आप अपनी आंखों में देखकर सफलता के मंत्र बोलते हैं तो आप सीधे अपने अवचेतन मन से जुड़ रहे होते हैं। स्रोत में कुछ विशिष्ट अंग्रेजी वाक्यों का जिक्र किया गया है जिन्हें बोलना है, जैसे आई कैन डू इट, मैं ये कर सकता हूं। बहुत शक्तिशाली वाक्य है ये। और आई बिलीव इन माई सेल्फ, मुझे खुद पर विश्वास है। सक्सेस इज कमिंग टू मी, सफलता मेरी ओर आ रही है। सुबह का समय इसलिए चुना गया है क्योंकि सोकर उठने के तुरंत बाद हमारे दिमाग की तरंगे ऐसी स्थिति में होती हैं जहां अवचेतन मन नई जानकारी को सबसे तेजी से ग्रहण करता है। मतलब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का एक व्यावहारिक रूप है। जब हम रोज सुबह 5 मिनट आईने के सामने पूरे विश्वास के साथ खुद को सकारात्मक निर्देश देते हैं तो हम अपने दिमाग की वायरिंग को बदल रहे होते हैं। एकदम सही। शुरुआत में ये झूठ लग सकता है, अजीब लग सकता है। कई बार लोग आईने के सामने ये कहते हुए रो भी पड़ते हैं क्योंकि उन्होंने बरसों से खुद से इतनी प्यार भरी बात नहीं कही होती। हाँ, लेकिन मैं निष्कर्ष के तौर पर कहना चाहूंगी कि इस रोजमर्रा के अभ्यास से धीरे धीरे इंसान का माइंड पूरी तरह बदल जाता है। वो पुराना तार्किक दिमाग हार मान लेता है। उसे समझ आ जाता है कि अब यही नई वास्तविकता है। इंसान का डर, उसकी हिचकिचाहट खत्म होने लगती है और उसकी जगह एक ऐसा अटूट विश्वास ले लेता है जिसे कोई बाहरी परिस्थिति नहीं तोड़ सकती। तो अगर हम आज की इस पूरी चर्चा को समेटें और इसका एक निचोड़ निकालें तो बात बहुत स्पष्ट है कि हमारी जिंदगी हमारे विचारों से ही बनती है। बिल्कुल। अगर शब्दों को बदल दिया जाए तो पूरी जिंदगी बदल सकती है। हमारी अंदरूनी शब्दावली ही हमारी बाहरी दुनिया का निर्माण करती है। और यही इन स्रोतों का सबसे बड़ा सबक है। स्रोत का मुख्य संदेश आई कैन डू इट सिर्फ एक नारा नहीं है, ये अपने आप में एक पूरा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे अगर सही तरीके से दिमाग में इंस्टॉल कर लिया जाए तो किसी भी इंसान की दिशा बदल सकती है। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही। लेकिन जाने से पहले एक अंतिम विचार है जिस पे सबको सोचना चाहिए। ये स्रोत से ही प्रेरित है। हमने ये तो समझ लिया कि हमारा दिमाग हमारे द्वारा बार बार बोले गए शब्दों को हमारी अपनी सच्चाई मान लेता है। तो जरा सोचिए, क्या होगा अगर हम यही तकनीक उन शब्दों पर भी लागू करें जो हम दूसरों के बारे में बोलते हैं? क्या दूसरों के प्रति हमारी शब्दावली बदलने से दुनिया को देखने का हमारा पूरा नजरिया और हमारे रिश्ते भी पूरी तरह से बदल जाएंगे?